हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र बीपीएससी के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा 50 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले आप लोगों के हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सभी जो है वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के लेक्चर्स, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सभी लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 51वें क्वेश्चन से, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इससे पहले पिछले लेक्चर का मैं जो लास्ट क्वेश्चन है उसको रिवाइज करवा देती हूँ। तो यहाँ पे भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 113 है, इसके अनुसार भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पे जो भारत व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग जो है वो लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई और व्यय करना है तो उसके लिए लोकसभा की स्वीकृति बहुत ज़रूरी होती है। इसे ही कहा जाता है अनुदान की मांग। ठीक है, इंग्लिश में वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो अनुदान की मांग कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कितने मांग जो है वो रखी गई थी 2022-23 के बजट में। तो ये तो हमें जानने का कोई मतलब नहीं है अभी। करंट जो है वो हमारा इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 113 अनुच्छेद याद कर सकते हैं और अनुदान की मांग क्या होता है ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रस्ताव जो है वो 15 मार्च 1950 को रखा गया था। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसी दिन ये समाप्त हुआ योजना आयोग और इसी दिन नीति आयोग का गठन किया गया। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी और इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो है प्रधानमंत्री। यहाँ पे नीति का अर्थ जो है, मतलब इसका एक फुल फॉर्म भी है जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है नीति आयोग के सचिव, और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एनडीसी और प्लानिंग कमीशन दोनों मिलके काम किया करते थे, और जब इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया तो आया नीति आयोग। मतलब एनडीसी जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग और नीति आयोग, मतलब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। और तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जो थे वो पहले एक दूसरे से संबंधित हुआ करते थे कि ये योजना बनाती थी, ये इसका एग्जीक्यूशन करवाते थे राष्ट्रीय विकास परिषद। तो अब जो है दोनों कार्य जो है वो नीति आयोग के माध्यम से ही किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो अभी हमने इसका फुल फॉर्म देखा जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। तो जो भी प्रधानमंत्री हैं उस समय पे वो हो जाएंगे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ योजना आयोग। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो ये आया था 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय विकास कार्यक्रम जिसको कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला है शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, सही है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये भी सही है। राजनीतिक प्रशिक्षण, ये गलत है। योजना बनाने में गांव की सहायता करना, ठीक है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। तो इसमें कृषि कार्यक्रम, संचार प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण शिक्षा, ये सभी उद्देश्य से इसको लाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे 6th पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था? तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्रश्न जो है इकोनॉमी में पूछे जाते हैं, और पुराने पंचवर्षीय योजना जो है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर जितनी भी बनी है पंचवर्षीय योजना, उनके जो इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं ये सब आपको पता होने चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो जो है वो आपके लिए बना दी जाएगी। यहाँ पे है 6th
पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास, इंटीग्रेटेड विलेज या फिर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो था ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, एकीकृत ग्रामीण विकास का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण निर्धन जो परिवार थे उनको स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार प्रदान करना। इसके साथ ही सहायता प्राप्त जो परिवार है गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें, ये उनका मतलब इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था। बाद में इस कार्यक्रम को 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो ग्रामीण है वो आई थी 1999 में। वहीं अगर स्वर्ण जयंती स्वरोजगार शहरी योजना जो थी वो 1997 में आई थी। ठीक है, तो ये भी ईयर इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं जो भी योजनाएं हैं और उनसे रिलेटेड उनके ईयर। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यहाँ पे अंत्योदय कार्यक्रम जो है राजस्थान में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1977 में। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में एक बीच में एक प्लान आता है जिसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। इसकी अवधारणा लागू की गई थी, कब की गई थी? तो जनता सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आया था 1978 से 80 के बीच में। ठीक है, रोलिंग प्लान लाया गया था। नेक्स्ट है चल योजना। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चल योजना है ये बेसिकली रोलिंग प्लान के बारे में बात हो रही है, रोलिंग प्लान। नेक्स्ट है यह योजना 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। नेक्स्ट है यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। सही है ये भी। नेक्स्ट है हमारा 10, 15 या 20 वर्षों के लिए भी इस योजना को एक योजना जो है, एक सापेक्ष योजना जो है वो बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे ये सभी जो कथन दिए गए हैं ये सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो चल योजना या फिर रोलिंग प्लान जो है ये एक दीर्घकालिक योजना है। इसमें 3 तरह टाइप की योजनाएं हो सकती हैं, जो कि अल्पकालिक हो सकती है जो कि 1 वर्ष के लिए है। ठीक है, या फिर मध्यकालीन हो सकती है 3 से 5 वर्षों के लिए, या फिर बहुत लंबी योजना भी चलाई जा सकती है 10 से 20 वर्षों के लिए। ठीक है, और इनको आवश्यकता के अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है, इसलिए इसको एक रोलिंग प्लान कहा जाता है, क्योंकि ये एक लचीली या फिर फ्लेक्सिबल टाइप की योजना होती है, कभी भी इसमें संशोधन किया जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। नेक्स्ट है भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो यहाँ पे 1966 से 69 जो है ये योजना अवकाश था, क्योंकि इस टाइम क्योंकि जो हमारा 3rd प्लानिंग था, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये समाप्त हुई थी 31 मार्च 1966 को, और ये योजना जो थी वो विफल हो गई थी, मतलब ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसीलिए इस दौरान में कोई भी चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं लाया गया 1969 तक। इसके बीच में एक वर्ष के लिए योजना जो है वो बनाई गई थी। इसके साथ ही 1966 से 67 के बीच में भारत में सूखा पड़ा था, ड्रॉट की सिचुएशन थी, संसाधन की कमी थी, और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था, जिसके बीच में आर्थिक स्थिति जो थी काफ़ी ख़राब थी इंडिया की। इस वजह से जो ज़्यादा फोकस था वो इन सारी चीज़ों पे था, ना कि प्लानिंग कमीशन पे था। ठीक है, तो एक वर्ष के लिए लाया जा रहा था जो भी हमारी योजनाएं थी। पंचवर्षीय योजना बाद में 1969 से शुरू की गई थी। तो 66 से 69 योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे कहा जाता है। नेक्स्ट है 11th पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आया था 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक। ठीक है, तो इसके बीच में समावेशी समृद्धि की प्राप्ति करने का उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो एक तरफ ईयर दिया गया है और दूसरी तरफ किस तरह से कौन सी चीज़ का, कौन सा बोर्ड, निगम या बैंक का स्थापना हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 1955
में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जो है उसकी स्थापना हुई थी? तो हो जाएगा हमारा 1955 के लिए ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसमें इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। 1982 की बात की जाए तो भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि इंडियन, ठीक है, इसको एग्जिम कहा जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा। 1987 की बात की जाए तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम जो है 1981 में आया था और 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी, एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। वहीं IDBI बैंक जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो गठन है ये 1964 में हुआ था। ICICI बैंक जो है ये 1955 में आई थी, ठीक है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जो है ये 1987 में आया था। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ICICI इम्पॉर्टेंट है 1955, IDBI इम्पॉर्टेंट है 1964, एग्जिम बैंक 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो इस टाइम पे कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो शीर्ष 100 बैंक में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? ठीक है, तो यहाँ पे कृषि और सहायता क्षेत्र के लिए 4% का औसत वार्षिक विकास दर जो है वो रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, 12 से 17 तक चला था ये। इसमें 8.2% वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर का जो एक टारगेट है वो सेट किया गया था। वहीं अगर कृषि की बात की जाए तो 4%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का विचार कीजिए। ठीक, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। पहला है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो हमें बताना ये है कि इनमें से कौन सा सूचकांक जो है, कौन सा इंडेक्स जो है वो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO के द्वारा संकलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बनाया जाता है। पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, मतलब कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये भी नहीं बनाया जाता है CSO के द्वारा। यहाँ पे है जो हमारा फोर्थ ऑप्शन, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये CSO के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा बाकी सभी सूचकांक जो है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं या फिर ग्रामीण श्रमिक होते हैं, इनके लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, और श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित किया जाता है। जबकि जो शहरी गैर श्रम कर्मचारी होते हैं इनके लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो CSO के द्वारा बनाया जाता है। करेंटली इसका नाम जो है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय कर दिया गया है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है CRR और SLR। तो यहाँ पे CRR है कैश रिजर्व रेशियो और SLR जो है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसको कम करना होता है, वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में शामिल है तो इसको कम करना रहता है, ये सही है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, इसको भी कम करना रहता है। अरे सॉरी, इसको कम नहीं करना है, मतलब इसमें बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश होता है। ठीक है, ये सुधारों में शामिल होता है। नेक्स्ट है ब्याज दर का विनियमन, मतलब रेगुलेशन। तो ब्याज दर का रेगुलेशन किया जाता है। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त सही जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर D जो है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 15वीं वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है क्योंकि इसके सदस्यों के नाम आपको पता होने चाहिए, तब आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे है अशोक कुमार लाहिड़ी, ये हैं इसके सदस्य। इसके अलावा रमेश चंद हैं और अजय नारायण झा भी हैं। ठीक है, यहाँ पे सुदीप्तो मुंडले जो है ये इसके सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वीं वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसके 4 सदस्य थे। ठीक है, तो सदस्य के नाम आपको पता होने चाहिए, अजय नारायण झा, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अनूप सिंह और प्रोफेसर रमेश चंद्र। करेंटली 16th फाइनेंस कमीशन जो है, वित्त आयोग जो है वो चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। अगर कैश रिजर्व रेशियो जो है वो आरबीआई के द्वारा रिड्यूस कर दिया जाता है तो क्रेडिट के क्रिएशन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसमें वृद्धि होती है। इसको समझते हैं, यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? CRR। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात या फिर नकद कोष अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो CRR जो होता है वो आरबीआई जो होती है और नॉर्मल आपका जो बैंक है इसके बीच का एक रिलेशन जैसा होता है। तो यहाँ पे बैंक जो है वो अपनी कुल जमा राशि, जो भी टोटल इसके पास बैंक में अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो रखी है, इसका एक निश्चित प्रतिशत जो है वो आरबीआई के पास नकद के रूप में रखने का निर्देश दिया जाता है। यह राशि जो होती है वो बैंक किसी भी तरह से उपयोग नहीं कर सकता है, ना तो इसको पे उधार दे सकता है और ना ही इसका कोई निवेश कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ये क्यों किया जाता है? तो यदि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि यदि ग्राहक जो है वो अपनी जमा राशि को वापस मांगे, ठीक है, मतलब जमा राशि का भुगतान करना हो किसी बैंक को, तो बैंक के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए कि वो उतना नकद जो है वो दे सके कस्टमर को। ठीक है, तो आई होप आपको कैश रिजर्व रेशियो जो है वो समझ में आ गया होगा, कितना परसेंटेज अमाउंट जो है वो बैंक अपनी डिपॉजिट का नकद के रूप में रखता है और ये जो अमाउंट है मतलब इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट या फिर इसको नहीं दिया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ लोन या समथिंग। ठीक है, तो उधार के रूप में नहीं दिया जा सकता है। ये इसलिए मेंटेन रखा जाता है कि कस्टमर अगर अपना पैसा जो है वो लेने आता है तो उसका जमा राशि जो है वो उसको वापस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे 1956 में हुई थी। ठीक है, LIC। ठीक है, तो 19 जून 1956 को भारतीय संसद द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं गर्म मुद्रा। ठीक है, तो एक फॉरेन करेंसी होती है जिसके पास टेंडेंसी होती है टू माइग्रेट क्विकली। ठीक है, तो इसको हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, तो निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह जो है वो एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हॉट मनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो ये बीमा क्षेत्र से, इंश्योरेंस से संबंधित है। ठीक है, RN मल्होत्रा कमेटी। तो यहाँ पे मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट में जो इसकी प्रमुख सिफारिश थी, इसके अनुसार IRDA अधिनियम 1999 में पारित किया गया। तो यहाँ पे IRDA जो है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका जो लक्ष्य है वो है इंश्योरेंस को रेगुलेट करना और डेवलपमेंट यानी कि जो बीमा धारक हैं उनके हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग को रेगुलेट करना, साथ ही इसमें जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सुलझाना। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे सूचीबद्ध दिया गया है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सरकारिया आयोग है, C रंगराजन समिति है, पारिक समिति है और नरसिंघम समिति है। ठीक है, तो ये सभी जो है किससे संबंधित है ये हमें बताना। तो यहाँ पे जो C रंगराजन समिति है ये गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए है। तो जो हमारा पॉवर्टी लाइन होता है वो कैसे बनता है उसके लिए C रंगराजन समिति जो है वो बनाई गई थी। सरकारी आयोग आपको पता ही है, यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित हो जाएगा। सेंटर और स्टेट का
क्या रिलेशन है, इससे संबंधित हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध से है, सरकार या आयोग। नेक्स्ट जो पारिक समिति है ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है, और नरसिंहम जो है ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो यहाँ पे ये सभी आयोग जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सरकारी आयोग कई बार प्रश्न पूछा गया, सी रंगराजन भी पूछा गया, और पारिक समिति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, पहला है बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। ठीक है, दूसरा है रेपो रेट वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ये रिवर्स दे रखा है। यहाँ पे रेपो रेट जो हो जाएगा वो अल्पकालिक उधार के लिए हो जाएगा, और बैंक दर जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। ठीक है, तो बैंक दर और रेपो रेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। रेपो रेट जो होता है वो कम समय के उधार के लिए होता है, और बैंक दर जो होता है वो ज़्यादा समय के उधार के लिए होता है। तो यहाँ पे बैंक दर जो होता है वो आरबीआई की मौद्रिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं रेपो रेट की बात की जाए तो आरबीआई जो व्यापारिक बैंक हैं इनको अल्पकालिक ऋण जो प्रदान करता है, इसके लिए रेपो रेट का यूज़ किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसका होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। ठीक है, बाकी सभी जो नोट होते हैं उसमें गवर्नर यानी कि आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, पर 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करिए और इनको सीक्वेंस में लगाना है हमें कि कौन सी जो पहले आई थी कौन सी बाद में आई थी। तो यहाँ पे ये सभी योजना जो है वो शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो यदि आपको इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं पता है तो शायद आपके लिए क्वेश्चन कठिन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे कौन सी योजना, उसके फुल फॉर्म क्या है और किस वर्ष में आई है। सबसे पहले है EAS मतलब एम्प्लॉयमेंट एश्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो रोजगार आश्वासन योजना, ये आया था 1993 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1993। नेक्स्ट है ट्राइसम, ये क्या है? तो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइसम जो हो जाएगा ये 1979 में आया था, और इसमें क्या था कि 18 से 35 वर्ष के जो भी युवा थे, ग्रामीण युवा, इनको कुछ ट्रेनिंग कराई जा रही थी जिससे ये लोग स्वरोजगार पा सकें। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना, यह आया था 1989 में। ठीक है, तो जवाहर रोजगार योजना JRY। नेक्स्ट है हमारा RLEGP, ये जो योजना ये है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, तो वो सभी लोग जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है उनके लिए नौकरी की सुविधा उपलब्ध कराना, इसकी गारंटी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। तो ये आया था 1983 में। ठीक है, तो देख सकते हैं हम, सबसे पहले आया था ट्राइसम, उसके बाद आया था ये हमारा RLEGP योजना, इसके बाद आया था हमारा जवाहर रोजगार योजना, फिर आया था EAS। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ट्राइसम जो है कई बार पूछा गया प्रश्न है, प्लीज़ उसको याद कर लीजिए। ट्राइसम जो है वो 1979 में आया था। ठीक है, अगस्त 1979 में आया था, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो याद कर सकते हैं आप लोग। ट्राइसम 1979, वहीं रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है वो 1983 में लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोनों ही अगस्त में लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम जो है, इन दोनों को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना बनाया गया था 1989 में। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इन दोनों को मिला के जवाहर रोजगार योजना बनाया गया था 1989। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग फैक्ट होते हैं ये सब, तो प्लीज़ इन जो प्रोग्राम हैं इनको ज़रूर से याद करिए क्योंकि कई बार पूछे गए प्रश्न हैं ये। नेक्स्ट है रोजगार आश्वासन योजना, ये 2 अक्टूबर 1993 को आरंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है PM कुसुम योजना, इसका उद्देश्य क्या है? PM
कुसुम योजना। तो किसानों को डीजल और केरोसिन पर जो निर्भरता है उसको समाप्त करने के लिए तथा पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए पीएम कुसुम योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो कुसुम की फुल फॉर्म जो है वो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान जो है पीएम कुसुम योजना। इसमें सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की जो डीजल पर निर्भरता है इसको समाप्त करने के लिए इसको 2019 में प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, ईयर अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो 2019 में पीएम कुसुम योजना जो है लाया गया था। किस लिए लाया गया था? डीजल पे जो इन लोगों की जो डिपेंडेंसी थी उसको ख़त्म करने के लिए और सौर ऊर्जा के प्रति प्रेरित करने के लिए ये योजना जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? ठीक है, तो भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? कृषि आधारित उद्योग जो है ये भारत निर्माण का अंश नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोनी और ग्रामीण आवास ये सभी भारत निर्माण का अंश है। ठीक है, भारत निर्माण कार्यक्रम जो है वो 16 दिसंबर 2005 को लाया गया था। इसका जो मूल उद्देश्य है वो ग्रामीण जो स्ट्रक्चर है उसका विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पे बिजली की सुविधा लाना, सड़क, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन, सिंचाई की व्यवस्था, आवास का निर्माण ये सभी शामिल हैं। इसमें कहीं भी कृषि आधारित उद्योग की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यहाँ पे भारतमाला परियोजना जो है वो नेशनल हाईवे को बनाने से संबंधित है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। ठीक है, भारतमाला परियोजना के सड़क आधारभूत संरचना से संबंधित है। यह लगभग 34,800 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से संबंधित ये योजना जो है वो लागू की गई है। भारतमाला का जो चरण फर्स्ट जो इसका फेज़ था वो 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 24 अक्टूबर 2017 को इसको मंजूरी दी गई थी और इसकी अनुमानित अवधि जो थी वो 5 वर्ष की थी। नेक्स्ट है, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत आकलन किया था। तो 2011 की ये न्यूज़ वो क्वेश्चन है और 1993-94 का डेटा जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो पुराना डेटा भी पूछ सकता है, इसलिए हमेशा आपको कॉन्शियस रहना है कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है करंट डेटा पूछा जाए, पुराना भी पूछ सकता है। तो 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे के बीपीएल का प्रतिशत जो है वो 55% आकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो ये 2008 का प्रश्न पूछा गया, उस समय की करंट की खबर थी। तो यहाँ पे 50% से अधिक निर्धन जो हैं वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में निवास करते हैं। ये करंट की खबर नहीं है तो इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिवर्ष आय या और भी कई फैक्टर्स पे हमारा जो योजना आयोग था वो गरीबी रेखा को डिसाइड करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 2015 का प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि गरीबी रेखा के लिए कौन सा सही अनुमान है? तो नगरीय क्षेत्र में यदि प्रति व्यक्ति 42 रुपये प्रतिदिन पाते हैं तो वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये जो पैसे हैं ये 26 रुपये हो गए हैं, या फिर नगरीय क्षेत्र के लिए 32 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए फिर से 32 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो नगर के लिए तो 32 रुपये दिया गया है प्रतिदिन और ग्रामीण के लिए 26 रुपये दिया गया है प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो एनएसओ के द्वारा ये जो तेंदुलकर समिति है इसकी सिफारिश पर ये जो आंकड़े हैं ये बनाए गए थे। तो यहाँ पे 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह का दर जो है वो गरीबी रेखा के लिए तय किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको पर मंथ के लिए निकालें तो लगभग 26 रुपये प्रतिदिन के लिए, एवरी डे के लिए निकालें तो 26 रुपये आ रहे हैं हर दिन के लिए। वहीं अगर शहरी की बात की जाए तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है। हर मंथ एक व्यक्ति अगर 1000 रुपये पाता है तो उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ठीक है, गरीब माना जाएगा। तो ये प्रतिदिन के अनुपात में आ जाएगा 32 रुपये।
ठीक है, तो ये किसकी समिति द्वारा दिया गया है? तेंदुलकर समिति के द्वारा दिया गया है ये सभी आंकड़े। नेक्स्ट है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? यहाँ पे कपड़ा जो है उसकी बिक्री से अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है वो आती है। नेक्स्ट है, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो ये है कपड़े। नेक्स्ट है, नंदीग्राम क्षेत्र में SEZ नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई है? तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके तहत, इस नीति के तहत नंदीग्राम क्षेत्र में सलीम समूह को अनुमति दी गई थी। तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? 2015 का प्रश्न पूछा गया, काफ़ी कठिन प्रश्न होगा। यहाँ पे व्यापार संतुलन की बात कर रहे हैं, वो भी पिछले ईयर्स की। तो 1972 73, 72 से 73 और 76 से 77, इन वर्षों में व्यापार संतुलन जो था वो भारत के लिए अनुकूल था। नेक्स्ट है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो ये 1999 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपए जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है उसमें। इसका अर्थ होता है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए से मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे करेंसी जो होती है, मान लीजिए आप फॉरेन में जा रहे हैं तो हमें दूसरी करेंसी में उसको परिवर्तित कराना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे नोट नहीं चलेंगे, वहाँ पे उनके कंट्री के नोट चलेंगे। ये क्या होता है? रुपए की परिवर्तनीयता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल वाटरवेज फर्स्ट जो है वो किसको जोड़ता है? तो ये हो जाएगा हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद जो है वो नेशनल वाटरवेज प्रथम घोषित किया गया। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर। ठीक है, यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह जो है वो उच्चतम है? तो ये हो जाएगा हमारा सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र में जो FDI इक्विटी प्रवाह है ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली से मुंबई जो औद्योगिक गलियारा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। 2017 का डेटा पूछा गया है तो उस समय के लिए ऑप्शन डी सही था। करेंटली आपको बताना 2025 में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि 2025 में हमारे जो वर्तमान RBI के गवर्नर हैं ये कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कितनी है? तो ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो 4th पोजीशन पे है। 4th पोजीशन कैसे है? तो यहाँ पे सबसे पहले आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है USA, सेकंड पे आता है चाइना, फिर आता है जर्मनी और 4th नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, और अभी जो करेंटली 5th नंबर पे है वो है जापान। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो इंडिया बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G15 क्या है? तो अभी ये G15 तो रह नहीं गया है, G20 हो गया। तो ये है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। तो यहाँ पे G20 जो है इसकी स्थापना, इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन भी है। इसकी स्थापना जो है वो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। ठीक है, 26 सितंबर 1999। और यहाँ पे जो G15 पूछ रहा है इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, तो 10 वर्ष से पहले। नेक्स्ट है, इन देशों में से कौन सा एक देश G8 का समूह सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पेन। स्पेन जो है वो नहीं है।
G7 के 7 औद्योगिक रूप से विकसित देश आते हैं इसमें। सबसे पहला है यहाँ पे अमेरिका, फिर है कनाडा, फिर जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान जो है वो इसमें शामिल है। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का आज का लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कॉन्टिन्यूटी के साथ हम लोग अगले लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा उसका रिप्लाई। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहले तो कहते करो देखो